हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे विद ऑल डेट्स, डेटा, इवेंट, कीवर्ड्स के साथ कंप्लीट चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, बहुत इंटरेस्टिंग है और रूरल एरिया को कैसे डेवलप करना है उसकी रिगार्डिंग है। तो नेक्स्ट 45 टू 50 मिनट्स के अंदर चैप्टर पूरा अच्छे से करा दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, पूरा का पूरा अच्छे से समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी। और इससे बाहर बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी क्लास इस वीडियो से आपका सीयूईटी का ये चैप्टर पूरी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट बेसिकली हमारे इंडिया का जो मेजर एरिया है ना, अर्बन एरियाज, 92% ऑफ द पॉपुलेशन है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अर्बन एरिया में ज्यादातर लोगों के पास बिजली है, जबकि रूरल एरिया के अंदर सिर्फ 55% यानी कि 55.3% पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है। यानी कि बाकी जो 45% जनता है उन्होंने बिजली देखा भी नहीं है कि बिजली होती कैसी है। Well, there are a lot of difference in rural and urban area. Like income of urban area जो है वो much higher है as compared to the income of rural area people. Urban area और rural area में बहुत ज़्यादा difference है। ज़्यादातर एरिया हमारा रूरल एरिया है इंडियन मैप के अंदर, लेकिन फिर भी वो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए। और किसी भी नेशन को डेवलप करने के लिए उसका ज़्यादातर एरिया डेवलप होना चाहिए, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारा ज़्यादातर एरिया जो है वो अंडर डेवलप है। तो रूरल एरिया को कैसे डेवलप करेंगे, इस चैप्टर में वही प्लान, वही पॉलिसीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। आज रूरल डेवलपमेंट जो है एक कोर मुद्दा है। अगर आप कंट्री को डेवलप करना चाहते हो तो आपको रूरल एरिया को भी डेवलप करना पड़ेगा। सो रूरल एरिया का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम जो इंसान रूरल एरिया में रहता है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस को इंप्रूव करने की बात करता है। अब ये कैसे करेंगे क्लास? अगर आप थोड़ा सा एक कंपैरिजन देखोगे कि क्यों रूरल डेवलपमेंट की जरूरत है। जो रूरल एरिया में है दे नो वेरी वेल, लेकिन जो अर्बन एरिया में लोग हैं उनको पता नहीं है कि कंडीशन क्या है। मे बी वो कभी गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में वो गए ही नहीं होंगे। तो मैं कंडीशन दिखाता हूँ। ऐसे राशन में लाइन लगा के लोग लेते हैं, और जो क्लास अर्बन एरिया है जहाँ पे रिच क्लास के लोग रहते हैं, बैंक, अर्बन एरिया के बैंक ये हैं, रूरल एरिया के कुछ इस तरीके से आपको बैंक देखने को मिलेंगे। घर इस तरीके से, अर्बन एरिया में इस तरीके से। काम क्लास वो बेसिकली डेली बेसिस पे जो मजदूरी है वो करते हैं। यहाँ पे आईटी सेक्टर्स हैं। सड़कें की बात करें क्लास, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साग्रेट किया गया इमेज को। अर्बन एरिया में सारी सड़कें ऐसी नहीं है और रूरल एरिया में भी सारी सड़कें ऐसी नहीं है, बट हाँ जो मेजर डिफरेंस है वो क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। सड़कों में, स्कूल्स के अंदर, रूरल एरिया के स्कूल्स और अर्बन एरिया के स्कूल्स के अंदर जो मंडियाँ लगती हैं अर्बन रूरल एरिया में, वो जो खेती बाड़ी होती है क्लास, जो डेवलप नेशंस है उनमें जो खेती बाड़ी होती है, जो रूरल एरिया है इनमें जो खेती बाड़ी होती है। इसके अलावा हॉस्पिटल हो, चाहे क्लास वाटर फैसिलिटीज हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी और गैस की बात हो, ये सारे के सारे डिफरेंसेस है और इन्हीं डिफरेंसेस को हमें कम करना है। इसीलिए चैप्टर क्लास आपके सिलेबस के अंदर डाला गया है कि रूरल एरिया को कैसे डेवलप किया जाएगा। प्रोसेस क्या है रूरल एरिया के डेवलपमेंट में? तो ये सारे प्रोसेस है: लैंड रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ये चीज अगर हम करते हैं 5 स्टेप, तो रूरल एरिया डेवलप हो सकता है। तो क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? लैंड के ओनरशिप के जो रूल्स रेगुलेशंस है, या लैंड होल्डिंग के जो रूल्स रेगुलेशंस है ना, उनको चेंज करना। देयर वाज अ ग्रेट नीड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इट इंक्लूड्स वेरियस रूरल रूल्स, क्लासी रूल्स है, ठीक है, वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द लैंड टाउनशिप, ठीक है, लैंड ओनरशिप, abolition of intermediaries, regulation of rent और क्लास लैंड सीलिंग। लैंड रिफॉर्म्स आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा ही होगा। रूल्स रेगुलेशन जो भी है लैंड्स के रिगार्डिंग, उनको ठीक करना। यानी कि लैंड सीलिंग के रूल्स हो, चाहे क्लास इंटरमीडियरीज को हटाने का रूल्स हो, जो भी हो, या फिर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का रूल हो। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? अगर आप रूरल एरिया को ठीक करना चाहते हो तो जो रूरल एरिया में लैंड है उनके ओनरशिप, उनके रूल रेगुलेशन को आपने ठीक करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरिया के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी, क्रेडिट, मार्केटिंग फैसिलिटीज, ये रूरल एरिया के लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। इन एरिया, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी की व्यवस्था अगर आप नहीं दोगे रूरल एरिया में, तो रूरल एरिया कैसे डेवलप करेगा? तो अगर आपको रूरल एरिया को डेवलप करना है तो लैंड रिफॉर्म्स लेके आना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को ठीक करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्सेस
को भी आपने डेवलप करना पड़ेगा, लोगों की एजुकेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। गांव के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल्स में आमतौर पे जाते नहीं है, वो खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, वो स्कूल्स नहीं जाते। तो उनको स्कूलों तक लाना पड़ेगा, उनको एजुकेशन देना पड़ेगा, उनको हेल्थ हेल्थ फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। गाँव के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी क्लास डॉक्टर्स नहीं रहते, और डॉक्टर्स क्लास थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं, बाकी अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, तो उनको ठीक करना पड़ेगा। टू डेवलप द रूरल एरिया, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज नेसेसरी। इट इंक्लूड्स एजुकेशन एंड हेल्थ। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड education and health facility to every people of rural area and focus on female literacy। गांव में फीमेल लिटरेसी बहुत कम होती है, गांव में महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाने के लिए क्लास स्टेप्स नहीं लिए जाते, ना लोग, ना सोसाइटी, और ना ही क्लास सरकार लेती। तो सरकार को जो फीमेल लिटरेसी है उस पर भी क्लास सरकार को प्रमोट करना चाहिए बेसिकली इन रूरल एरिया, बिकॉज रूरल एरिया में जो लोग हैं अगर वो डेवलप करेंगे तो कल को वो कमा सकेंगे। अगला है poverty elevation program। अराउंड 30% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। अराउंड 30% है ना, मतलब लगभग 30% के अराउंड लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो गरीबी हटाने के लिए सरकार को बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है ना, अलग अलग, जैसे आवास योजना हो गया या मनरेगा हो गया, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम लेके आना चाहिए ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, सो देयर इज अ सीरियस नीड फॉर टेकिंग सीरियस स्टेप्स फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस ऑफ वीकर सेक्शन इन रूरल एरिया। अगला है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का मतलब है सरकार को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए रूरल एरिया के अंदर। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। पीपल शुड बी ट्रेन फॉर डूइंग एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। लोगों को ट्रेन करो, हम आगे पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के अलावा गांव के लोगों को क्या क्या ऑप्शंस हम दे सकते हैं करने के लिए, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको अच्छे खाद, उनको अच्छे बीज, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो खेती बाड़ी के अलावा अदर चीजें जो है लाइक हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी का काम हो गया, फिशरीज का काम हो गया, वो काम वो कर सके। तो उनको क्लास प्रोत्साहन मिलेगा अगर उनको अच्छा आप मोटिवेट करोगे, उनको अच्छे सब्सिडी सब्सिडी दोगे, तो ऑब्वियसली क्लास वो अच्छा काम करेंगे, एग्रीकल्चर के अलावा बाकी चीजें करेंगे। सरकार को ये भी करना चाहिए अगर आप रूरल एरिया को डेवलप करना चाहते हो तो। नाउ रूरल एरिया को डेवलप करने में द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लास फैक्टर है वो है रूरल क्रेडिट। गांव के लोगों को उधार देना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रूरल एरिया के लोगों को, गरीब लोगों को कोई उधार नहीं देना चाहता। अमीर लोगों को सब देते हैं और भागते भी अमीर लोग ही हैं। गरीबों से तो वसूल लिया जाता है क्लास डंडे के बल पे, कानून दिखा के, लेकिन अमीर लोग जो है वो क्लास निकल जाते हैं लंदन। समझ रहे हो बात को? तो गांव के लोगों को उधार नहीं देना चाहता, तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसी नीति बनानी चाहिए ताकि क्लास जो रूरल एरिया के लोग हैं ना, उन लोगों को क्रेडिट दिया जा सके ताकि वो लोग अच्छी बीज, क्लास पानी की व्यवस्था हो, चाहे क्लास मशीन की व्यवस्था हो, वो प्रॉपर तरीके से कर सकें और फिर अच्छा पैसा कमा के सरकार को उनका लोन लौटा सके। ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी जनरली डिपेंड अपॉन द फंड्स रिक्वायर्ड टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। फार्मर को पैसे चाहिए सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। Even funds are required for technological advancement. So rural credit is one of the crucial factor which contribute to the agriculture production. तो rural credit जो है एक crucial factor है जो agriculture production को बढ़ा सकता है। अब सोर्सेस क्या है? दो सोर्सेस है, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ये पुराने जमाने में चलता था और आजकल इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज चलने लगा है। देयर आर टू सोर्सेज जहां से किसान पैसे उठा सकता है, उधार ले सकता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल, यानी कि इनफॉर्मल और फॉर्मल। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर क्रेडिट गिवन बाय दीज सोर्सेज लाइक मनी लैंडर, रिलेटिव, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट और लैंडलॉर्ड। इनसे अगर क्लास किसान उधार लेता है तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं। अब मनी लेंडर कौन होता है? साहूकार बोलते हैं इसको हिंदी में। साहूकार बेसिकली इनको उधार देता है, जिंदगी भर इनसे काम कराता है, बहुत हाई रेट पे इनको पैसे उधार देगा। इसके अंदर ताकत होती है कि इनसे पैसा निकलवा ले, ये लिखवा लेता है, बेचारे अनपढ़ लोग होते हैं। और जब ये इनको पैसा लौटाते हैं तो ये लोग क्लास उसमें भी धांधलेबाजी कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं उसके अंदर भी, और ऐसा मैनिपुलेशन करते हैं कि ये जिंदगी भर क्लास उधार चुका ही नहीं पाते। तो दिस इज कॉल्ड money lender. They are the person whose business is lending money to farmers and charge high rate of interest. इनको ये है कि कुछ ना मिलने से अच्छा पैसे तो मिल जाते हैं जरूरत पड़ती है तो। Also manipulated their accounts without their knowledge. Due to lack of knowledge, farmer are bound to take loan from money lender. इनके पास नॉलेज नहीं है और कहीं और ऑप्शन भी नहीं है, तो ये क्लास इनसे ही उधार लेते हैं। देखो बैंक के पास जाएंगे, बैंक बोलेगा गिरवी रखो, ये बोलेंगे भैया गिरवी रखने के लिए कुछ होता तो हम उधार मांगने थोड़ी आते।
Second is relative. Farmers generally borrow money from their relatives and return the money after harvest without interest. तो कई बार आप अपने रिश्तेदारों से भी उधार लेते हो, रिश्तेदारों से उधार लेने के बाद में इनको पैसा लौटा देते हो। ये सब नॉन इंस्टीट्यूशनल है। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, जो ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट आर ऑल्सो एडवांसिंग लोन टू द फार्मर्स ऑफ प्रोडक्टिव पर्पसेस बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप। दे फोर्स फार्मर टू सेल देयर क्रॉप एट वेरी लो प्राइस एंड चार्ज हैवी कमीशन। दिस टाइप ऑफ लोन इज मोस्टली एडवांस फॉर कैश क्रॉप। बेसिकली होता क्या है, ट्रेडर और कमीशन एजेंट क्या करेगा, आपको बोलेगा कैश क्रॉप उगाओ और आपको पैसे दे देगा, है ना, उधार दे देगा, और फसल कटने से पहले ही आपकी फसल को सस्ते दाम में खरीद के किसी और को कमीशन लेके उनको फसल बेच देगा। आपको फोर्स करेगा, आपने लोन लिया है, आप फसल को बेच दो, अभी बेच दो, कटने से पहले बेच दो। कैश क्रॉप जो भी होता है, जूट, सिल्क, कॉटन, है ना, इंडिगो, इन सब के लिए। तो ये भी क्लास क्या करते हैं, एक तरीके से लूटते ही हैं किसानों को, ट्रेडर और कमीशन एजेंट। अगला है जमींदार साहब, लैंडलॉर्ड। स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स एंड टेनेंट टेक लोन फ्रॉम लैंडलॉर्ड फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। जरूरी नहीं साहूकार से लोन ले, वो जमींदार से भी लोन ले सकते हैं, और जमींदार भी साहूकार की तरह ही करता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है और क्लास उनको एक्सप्लॉइट करता है, शोषण करता है उनका। फर्क इतना है, वो ज्यादा लूटते हैं, उनका बिजनेस ही वही है और इनका बिजनेस वो नहीं, बट फिर भी पैसे वाले लोग होते हैं तो ये उधार देते हैं गांव के लोगों को। अगला है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। When credit is given by the government approved agency, ऐसी एजेंसी जिसका अप्रूवल सरकार ने दे रखा है, जो आपको नहीं लूटेंगी, जो आपसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेंगी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको उधार दिया जाएगा, कोई मैनिपुलेशन, कोई धांधलेबाजी भी खाते के अंदर नहीं होगी। देन सच सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इज कॉल्ड institutional sources. Following are some of the important institutional sources of agriculture credit in India: cooperative credit societies, land development bank, commercial bank, regional rural bank, the government, NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, self-help group, bank linkage program for microfinance। ये 7 नाम याद रखना क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है इन 7 में से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एक एक करके सारे इंस्टीट्यूशन सोर्सेस को पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। देखो, ये चीपेस्ट और बेस्ट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया है, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फाइनेंस। जैसे सहारा क्रेडिट सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी है, नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी, पृथ्वी, संजीवनी, और उसके अलावा बहुत सारे लोकहित क्लास, भारतीय क्रेडिट कोऑपरेटिव। ये होता क्या है, कई सारे लोग ना मिलकर, कई सहारा का तो आपको पता है क्या होता है, कई सारे लोग मिलते हैं और छोटे छोटे लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं, और किसी एक इंसान को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसको ये लोग उधार देते हैं। ये बड़े स्केल पे कर रहे होते हैं, चाहे कंजप्शन पर्पस से हो चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पस से हो। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। 100 लोग मिल गए, थोड़ा थोड़ा पैसा जुटाया और किसी एक इंसान को उधार दे दिया। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अगला है लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये बेसिकली ना 15 से 20 साल के लिए किसानों को उधार दिया जाता है, उनकी जमीन को गिरवी रख के। और ये पैसे क्यों दिए जाते हैं, परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर इनपुट खरीदना, है ना, मशीनरी खरीदना, पुराने डेट को पेमेंट करना, इन सब के लिए किसान जो है लैंड को डेवलप करने के लिए जो लोन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लैंड डेवलपमेंट बैंक। अगला है कमर्शियल बैंक। ये तो पता है क्लास, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, सब कमर्शियल बैंक है। तो कमर्शियल बैंक जब उधार, जो कमर्शियल बैंक है, जब आप लोग किसान लोग कमर्शियल बैंक से उधार लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। तो कमर्शियल बैंक से भी उधार लिया जा सकता है, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन द इनिशियल पीरियड, शुरू में कमर्शियल बैंक जो है वो उधार नहीं दे रहे थे, बहुत कम क्लास रूरल एरिया को उधार दे रहे थे। तो 1950-1951 में डेटा देखा जाए, सिर्फ 1% एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो कमर्शियल बैंक दे रहा था। मतलब कमर्शियल बैंक एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए किसानों को पैसे देता ही नहीं था, बहुत कम देता था। लेकिन नेशनलाइजेशन हुआ, 14 बड़े बैंकों का 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। सरकार ने बड़े बड़े 14 बैंक बोल दिया ये सरकारी बैंक है और इनका काम है किसानों को लोन देना, मुनाफा कमाना इनका मेन मोटो नहीं है। तो 1969 में 14 मेजर बैंक का मैं डेटा लास्ट में दिखाऊंगा आपको, नेशनलाइजेशन हुआ, और उसके बाद कमर्शियल बैंक जो है वो धीरे धीरे किसानों को लोन देने लगा। जहां पे कमर्शियल बैंक नहीं होते रूरल एरिया में, वहां पे ग्रामीण बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक, और ये बैंक भी उधार देते हैं छोटे छोटे किसानों को, मार्जिनल किसानों को। ये लोग गांव में उधार देते हैं, जहां पे कमर्शियल बैंक नहीं है वहां ये प्ले करते हैं रोल, बस। बाकी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, छोटे लेवल पे होते हैं, ये बड़े लेवल पे होते हैं। सरकार भी लोन देती है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके। जहां पे सूखा पड़ गया, सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, वहां के किसानों को हेल्प करने के लिए सरकार तकावी लोन देती है। तो सरकार ऑल्सो प्रोवाइड लोन, तकावी लोन, और लेंड करती इमरजेंसी में, डिस्ट्रेस में, लाइक माइन आ गया, फ्लड आ गया, इन सब केस में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो होता है, लाइक 6%। और तकावी लोन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो गरीब से गरीब किसानों को दिया जाता है ताकि वो लोग बीज, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को खरीद सके।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ये एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, authorized for providing and regulating credit and other facility for the promotion and development of agriculture, small scale industry, cottage and village industry, handicraft and other activity in rural area with a view to promote rural area, established कब हुआ था 1982। ध्यान रखना, नाबार्ड एक एपेक्स बैंक है, एपेक्स का मतलब होता है कंट्रोलिंग बैंक, जो पूरे रूरल एरिया के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। एग्रीकल्चर मतलब ये समझो सबका गुरु है, सबको कंट्रोल करता है, तुम उधार दे रहे हो नहीं दे रहे, एग्रीकल्चर के लिए उधार दे रहे हो कि नहीं दे रहे, गांव का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उसको मेजर करेगा। गवर्नमेंट बॉडी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर को और रूरल एरिया को डेवलप करने के एपेक्स बॉडी, जैसे आरबीआई बैंकों को क्लास रेगुलेट करता है उस तरीके से बाकी जितने भी सोर्सेस हैं उनको नाबार्ड रेगुलेट करेगा। एग्जामिनेशन में द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस, इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोलते हैं। बेसिकली महिलाएं क्या करती हैं, ग्रुप बनाती हैं, जो कि इनफॉर्मल ग्रुप होता है, आपस में बैठती हैं क्लास, हर महीने कुछ कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, हर महीने कुछ कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेंगी, और इस पैसे से क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को क्या करेंगे, लोन दे देंगे, और उससे जो इंटरेस्ट, मतलब इसको लोन दे दिया, और जो उससे इंटरेस्ट आएगा सब लोग इंक्लूडिंग ये बराबर बराबर बांट लेंगे। इसी तरह से अगले महीने किसी और की बारी होगी, अगले महीने किसी और की बारी होगी, फिर अगले महीने किसी और की बारी होगी। और ये जो पैसा दिया जाता है ना, ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, तो ये कंजप्शन पर्पस के लिए होता है, और महिलाओं की जो सेविंग हैबिट है उसको बढ़ाने के लिए होता है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए होता है। ये सारी बातें बता रहा हूँ, ये आपको केस स्टडी में आ सकता है, क्लास एक क्वेश्चन के अंदर आपको पहचानना होगा ये क्या है। इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसे कमेटी सिस्टम भी कहते हैं, कई जगह उत्तर प्रदेश में कमेटी की तरह होता है कि हर महीने 10,000 रुपए मिलाओ, और 1 लाख रुपए किसी के उठेंगे, उसको एक नहीं मिलेगा, लेकिन काट कूट के 90, 98, 92, 95, 88, 85 ऐसा मिलेगा, और जो बचा डिफरेंस अमाउंट 1 लाख में से वो सब लोग बराबर बराबर बांट लेते हैं। फिर उसका उठ गया, फिर अगले महीने किसी और का उठेगा, और वो कॉन्ट्रीब्यूट पूरे 10-10 महीने तक, 12-12 महीने तक करते चले जाएंगे। तो कमेटी सिस्टम होता है। तो आप ध्यान रखना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए होता है, कंजप्शन पर्पस के लिए होता है, सेविंग हैबिट को प्रमोट करने के लिए होता है। इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल हु चूज टू कम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशन। अब ये अच्छा है, अपनी हेल्प कर रही है महिलाएं, अपनी लिविंग कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए कुछ कुछ पैसा जोड़ रही हैं। Here people are helping each other. Self-help group promote thrift in small proportions by minimum contribution from each member. From the pool money, इकट्ठा किया हुआ जो पैसा है, pool money, credit is given to the needy members at reasonable interest rate, which is to be repaid in small installment. Self-help group जो है वो women empowerment की बात भी करता है, बट हाँ पैसा सिर्फ कंजप्शन पर्पस के लिए होता है। ये सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, किसकी तरह, जो आपने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पढ़ा था उसकी तरह। ओके, प्रॉब्लम्स क्या है रूरल क्रेडिट में, प्रॉब्लम क्या है, अगर रूरल क्रेडिट ही रूरल एरिया के जो कंडीशंस है उनको बेहतर कर सकता है, दिक्कत क्या है, दिक्कत है इनसफिशिएंसी, यानी कि जो हमारा रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर है उसमें जो उधार देने का वॉल्यूम है वो बहुत कम है। उधार लोगों को ज़्यादा चाहिए क्लास, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, जो क्रेडिट जाता है लोगों को बहुत कम जाता है, इनसफिशिएंट। एडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, लोन लेने के बाद भी लोन सैंक्शन नहीं होता प्रॉपर, लाइक मुझे चाहिए 50 लाख का लोन, सैंक्शन सिर्फ 30 लाख का लोन होता है, तो जो काम 50 लाख में मैं करना चाहता था वो 30 लाख में नहीं कर सकता। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जो आपने देखा कमर्शियल बैंक हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया, उनकी तादाद बहुत कम है, लाइक बहुत सारे गाँव में एक ही बैंक है ना, या फिर कई कई शहरों में भी एक ही बैंक है, बैंक बहुत कम है। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो, ठीक है, मेट्रोपोलिटन सिटी के अंदर रहते हो, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, है ना, चेन्नई, इन सब जगह रहते हो, तो आप जगह जगह देखोगे बैंक मिलेंगे आपको, हर कुछ कुछ मीटर्स पे आपको बैंक देखने को मिल जाएंगे, 1 किलोमीटर में कई बैंक देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अर्बन एरिया पता है कई कई किलोमीटर तक, सॉरी रूरल एरिया में कई कई किलोमीटर तक आपको एक ही बैंक मिलेगा, बैंक मिलेगा भी नहीं। तो जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है वो बहुत कम है, गरीब किसान के ऊपर अटेंशन नहीं दिया जाता। रियली में सरकारी बैंक भी गरीब इंसान को लोन नहीं देता, जो अमीर है उसी को लोन मिलता है, गरीब को नहीं मिलता। ग्रोइंग ओवरड्यूज, किसान लोग उधार ले लेते हैं और बैंकों का ये क्लास इल्जाम है ये कि वो उधार लौटाते ही नहीं है, उधार ले तो लेते हैं लेकिन वो पैसे लौटाते नहीं है। भैया अगर आप पैसे लौटाओगे ही नहीं तो क्या दोबारा बैंक करेगा हिम्मत आपको देने की? उनको एक इल्जाम लगाया जाता है कि वो जानबूझ के लोन लौटाते नहीं और सरकार से लोन की माफी करते हैं, इस वजह से लोग और लोन नहीं देते। ये भी एक प्रॉब्लम है, ग्रोइंग ओवरड्यू। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम आया। आपके घर पे, आपके टेबल पे जो फूड या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आता है, पैक हो चाहे अनपैक हो, वो कई प्रोसेस के थ्रू आता है।
डायरेक्टली नहीं आता, कई प्रोसेस के थ्रू आता है। उस प्रोसेस को ही बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। द एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम रेफर्स टू सिस्टम थ्रू विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रीच आर टेबल्स। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हमारे टेबल तक पहुंचता है ना, वो एक प्रोसेस, एक सिस्टम के थ्रू पहुंचता है, उसी सिस्टम को बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। इट इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व असेंबलिंग, असेंबल करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्ट करना, पैकेजिंग करना, ग्रेडिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना अलग अलग एग्रीकल्चर कमोडिटी को पूरी कंट्री के अंदर। इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। किसानों को पहले क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता था? मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। देखो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे ना, वो मैनिपुलेट करते थे किसानों से, उनका सारा अनाज सस्ते दाम में ले लेते थे, गलत वजन करते थे, सस्ते दाम में ले लेते थे, उनको कहते थे भैया इतना ही मार्केट रेट है, बेचारे किसानों को कुछ पता नहीं, सारा का सारा अनाज सस्ते रेट पे इनको दे देते थे, और ये लोग क्या करते थे? बेचते थे आगे महंगे दाम में। लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब किसानों को मार्केट इन्फॉर्मेशन, पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, इतना क्लास कम्युनिकेशन सिस्टम कंट्री का स्ट्रांग नहीं है रूरल एरिया में, तो इन बेचारों को पता ही नहीं रहता था कि यार क्या है मार्केट में, इन्फॉर्मेशन क्या चल रही है। ये बेचारे स्टोर नहीं कर पाते, इनको डराया जाता भैया अगर आप इसको स्टोर करोगे ना खराब हो जाएगा। अब धान है, गेहूं है, लंबे समय तक कहाँ स्टोर करेंगे? सब्जियां हैं, किसी ने आम निकाले अपने बागीचे से, वो सब बहुत सारा है, कोई घर के लिए तो है नहीं, बेचने के लिए है, कहाँ स्टोर करेंगे? फिर ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कहाँ करेंगे ले जाके? तो इसीलिए मजबूरी में जहाँ जाते थे वहाँ अनाज बेच के आ जाते थे, तो स्टोरेज फैसिलिटी जो है वो अच्छी नहीं है। ये सारे किसान प्रॉब्लम्स झेलता था। अब मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बेहतर कैसे किया जाता है? मार्केट को रेगुलेट कर दिया। बेसिकली मार्केट को रेगुलेट कैसे कर दिया? जो तीन वो बना दिए, एक सरकार का आदमी, एक किसानों की तरफ से आदमी और एक ट्रेडर की तरफ से आदमी, तीनों को एक कमेटी बना दी। और कमेटी जो दाम सेट करेगा उसी में क्लास सबको डील करना पड़ेगा। मतलब कोई झूठा नहीं होगा, वेट चेकिंग सही से होगा, कोई फॉल्टी वेइंग नहीं होगा। तो मार्केट को रेगुलेट कर दिया, सरकार की कंट्रोल में आ गया मार्केट। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बढ़ाया गया, सड़क की व्यवस्था करी गई, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, वेयर हाउस का सिस्टम करा गया। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, लोगों से मिलजुल की खेती बाड़ी करने को कहा गया। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है अमूल लिज्जत पापड़, जो बेसिकली गुजरात का है, जो व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग में गांव में जितने लोग पशुपालन करते हैं ना, वो जो मिल्क प्रोड्यूस आता है, जो दूध आता है, वो दूध अमूल को देते हैं। अमूल बेसिकली उन दूध की क्या करता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है ना, वो क्या करता है, उसको चेक करता है, उसकी क्लास दिखता है कोई खराब तो नहीं है, ग्रेडिंग करके शहरों में बेचा जाता है। तो इससे किसानों की अच्छी खासी कमाई होती है। सेम इन केस ऑफ लिज्जत पापड़, दोनों गुजरात का है। और व्हाइट रेवोल्यूशन इसी को बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड को, जो अमूल है उसको। तो डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स मैं बताऊं क्लास आगे चल के सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स लेके आई। रेगुलेशन ऑफ मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट को रेगुलेट कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया कि कोई लूट ना सके। इन रेगुलेटेड मार्केट सेल एंड परचेज ऑफ दीज प्रोडक्ट इज चेक बाय द मार्केट कमेटी। तो एक कमेटी बना दी गई और सारी चीजें कमेटी चेक करेगी। कमेटी में एक आदमी सरकार का होगा, एक किसान का होगा, एक ट्रेडर का होगा। और इससे फार्मर्स को और ट्रेडर्स को दोनों को फायदा है, कंज्यूमर को भी फायदा है। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग सिस्टम, सड़क बनाया गया ताकि किसान अपना अनाज जो है आराम से ले जाके ट्रांसपोर्ट कर सके। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, इसका मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल दिया क्लास, अमूल एशिया लार्जेस्ट डेयरी इंडस्ट्री, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज मेजर taken by the government in realizing the fair price of the farmer product. Farmers as members of this society bargain well for better prices of their produce through collective sale, कि हम सब मिलके जो दूध, गाय भैंस का जो भी दूध आता है हम सब मिलके आपको देंगे, आप हमें अच्छे दाम दो। तो कलेक्टिव सेल इसको बोलते हैं। मिल्क कोऑपरेटिव इन गुजरात हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल लिव इन गुजरात। जो गुजरात में जो लोग रहते हैं उनको काफी फायदा हुआ। उसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन। डॉक्टर वर्गीस क्रेन जो थे उन्होंने क्लासेस का निर्माण किया था। एनडीडीबी, नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला है डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला एमएसपी। बेटा सरकार ने क्या किया, एमएसपी लागू किया, यानी कुछ ऐसे अनाज हैं सरकार ने उनका प्राइस डिसाइड किया कि ये प्राइस तो हम आपको देंगे। आपका अनाज मान लो 100 रुपए का बन रहा है, कॉस्टिंग 100 आ रही है, तो सरकार ने बोला हम 150 रुपए आपको कम से कम देंगे, मिनिमम कम से कम सपोर्ट प्राइस। किसानों के एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए सरकार किसानों से सारा अनाज अच्छे दाम में खरीद लेती है। सरकार किसानों से कहती है कि भैया आपका अनाज कोई नहीं खरीद रहा, टेंशन मत लो, आप अनाज जुगाओ, हमें बेचो, हम आपका अनाज खरीदेंगे अच्छे दामों में ताकि आपको अच्छा पैसा मिले। इसको बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
To protect the interest of farmers, government fixed the minimum support price for agriculture product like wheat, rice, maize, cotton, sugar cane, pulses, etc. Such a price may be regarded as an offer price at which government is willing to buy. एक offer price की तरह है सरकार का कि हम आपको ऑफर दे रहे हैं, आप अपना अनाज हमें इस दाम पे बेच दो, और अच्छा दाम सरकार देती है एमएसपी के तहत। अगला है सरकार क्या करती है अनाज को लेके। सरकार जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो खरीदती है अनाज, है ना, सरकार की ही बॉडी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और वो बफर मेंटेन करती है। बफर स्टॉक का मतलब क्या है, इमरजेंसी में इस पैसे को, जो राशन बांटना हो या कहीं फ्लड आ गया हो या किसी स्टेट में पैदावार अच्छी नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई, तो उन स्टेट्स में अनाज उनको देते हैं, इससे इसको बोलते हैं बफर स्टॉक। फिर पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सरकार उस अनाज से राशन की दुकान पर भी राशन जो बंटवाती है ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के कार्ड होते हैं, राशन कार्ड होल्डर होते हैं, उन लोगों को सस्ते दाम में राशन भी प्रोवाइड कराया जाता है उसी अनाज से। तो सरकार का भी फायदा है और किसानों का अनाज बिक रहा है, वही फायदा है। ये तीनों पॉइंट तो ध्यान रखना, ये 4 पॉइंट सरकार ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बेहतर बनाने के लिए किया। सबसे पहले मार्केट को रेगुलेट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ाई, कोऑपरेटिव मार्केटिंग और डीपीआई, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर 3 चीजें डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, एमएसपी, बफर स्टॉक और पीडीएस। ओके, इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। अब हुआ क्या, द ऑल्टरनेटिव वे ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग हैज इमर्ज एंड अ चैनल वेयर फार्मर कैन। बाद में सरकार ने क्या कर दिया, ऐसे सिस्टम बना दिए जहां पे किसान डायरेक्टली बिना बीच में जो ट्रेडर होते थे, कमीशन एजेंट होते थे, उनको ना रख के डायरेक्टली किसान कंज्यूमर को बेच सकता है ना, आज की डेट पे। और वो मंडी के थ्रू होता है। तो आप दिल्ली में देखते होगे क्लास मंडी है, अलग अलग जगह क्लास मंडियां बनी हुई हैं। आजादपुर के अंदर दिल्ली में जो बच्चे रहते हैं उन्हें पता, मंडी जहाँ सस्ता दाम आता है, वहाँ पे ट्रक ले लेके आते हैं किसान अपना, और सारा अनाज या जो भी फ्रूट वेजिटेबल है, फ्रूट या फिर और भी जो भी चीज़ें हैं, साग सब्जी, सब बेच के अपना निकल जाते हैं डायरेक्ट। तो दीज चैनल्स आर अपनी मंडी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर हरदासपुर मंडी, पुणे में ऋतु बाजार जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल मार्केट है, आंध्र प्रदेश का उजावर सैंडीज है तमिलनाडु में। नंबर ऑफ, इससे क्या फायदा है ना, बहुत फायदा है, डायरेक्टली अपना अनाज किसान अपना अनाज कंज्यूमर को बेच रहा है, कोई मिडिल मैन नहीं है। और बहुत सारे नेशनल और मल्टीनेशनल चेन है जो फार्मर्स को ज्वाइन करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, और उनसे कहते हैं आप बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट उगाओ, हम आपको बीज देंगे, हम आपको इनपुट देंगे, हम आपको बताएंगे कैसे उगाना है, आप उसे उगाओ, हम आपको अच्छे खासे पैसे देंगे। इस तरीके से भी फार्मर जो है वो एक लार्जर मार्केट को कवर करें। जैसे क्लास केएफसी है, बर्गर किंग, सबवे और मैकडोनल्ड्स है। इसको आलू चाहिए फ्राइज बनाने के लिए, है ना, बर्गर के अंदर डालने के लिए क्लास इनको अलग अलग तरह का क्लास साग सब्जी जो भी डालते हैं ना पूरे के पूरे सिस्टम में, खाने पीने में, बर्गर हो चाहे उसके अंदर कोई पैटी बना रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, मैदा चाहिए मान लो उनको, ये सब किसानों को बोलते हैं कि आप ये सारी चीज़ें उगाओ, हम बता रहे हैं कैसे उगाना है, हम आपको बीज देंगे, हम आपको बताएंगे पूरा तरीका, नो हाउ, तरीका बताएंगे कैसे करना, आप उगा के दो हमें, और हमें सप्लाई करते चलो और हम आपको पैसे देते चलेंगे। तो किसान एक इससे अच्छा पैसा भी कमा लेता है, ठीक है। और यही नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा, अब है क्लास ऑर्गेनिक फार्मिंग। ध्यान समझना, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जो टॉपिक है बिल्कुल हटके टॉपिक है, इसका किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं, एक डिफरेंट टॉपिक है, और ये मैं आपको चैप्टर 9 के अंदर भी पढ़ाऊंगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है नेचुरल वे से खेती बाड़ी करना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग बात करता है सॉइल हेल्थ की, ना कि प्लांट हेल्थ की। दवाएं वगैरह छिड़क के आप प्लांट को स्ट्रांग बना लोगे, लेकिन मिट्टी खराब हो जाएगी, हवा खराब हो जाएगी, पानी खराब हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से पॉल्यूशन भी नहीं होता है, फ्रूट्स या वेजिटेबल जो निकलते हैं ना वो हेल्दी रहते हैं, ना क्लास किसी इंसानों को कोई खतरा है उससे, ना खुद ही पेड़ पौधों को, और ना ही जो पंछियां उड़ती है ना उनको। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेस्ट, बट प्रॉब्लम यही है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, टाइम टेकन होता है, और फ्रूट्स की लाइफ जो है वो इतनी नहीं रहती, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल रहता है। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं, आप कभी गाँव में जाते हो गर्मियों में, अपने गाँव से आम तोड़ के खाते हो, उसका टेस्ट देखना, जो पका हुआ आम पेड़ से आया, जिस आम को पेड़ ने खुद पकाया, वो राइप मैंगो, और वो मैंगो जो क्लास पेटी के अंदर बंद होके क्लास कार्बाइड डाल के, दवाई डाल के, उसको नेचुरली नहीं आर्टिफिशियल उसको जल्दी से पका दिया जाता है, कच्चे कच्चे आम तोड़ के उसको 1 दिन 2 दिन के अंदर पका दिया जाता है, वो आम खा के देखना, तुम्हें बहुत टेस्ट का चेंज आएगा, और बीमार भी पड़ सकते हो। जो आम दवाई अगर सही से धो के नहीं खाओगे तो बीमार भी पड़ सकते हो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर का वो जो टेक्निक, क्रॉप रोटेशन,
ग्रीन मैन्योर, कॉम्पोस्ट और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल पर डिपेंड करता है। आपने गांव में देखा होगा लोग गड्ढा खोद के छोटा सा कुआं बना के उसके अंदर जब घर का बचा हुआ वेस्ट वगैरह, हुआ पौधा हो गया, कोई फल हो गया, सब्जी खराब है, सड़ सड़ के उसके अंदर मैन्योर इकट्ठा हो जाता है, गोबर वगैरह डाल देते हैं, फिर उसको खाद की तरह यूज करते हैं, तो वो नेचुरल कॉम्पोस्ट है। ठीक है, दिस मेथड अवॉइड द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस सेफ और हेल्दी फूड विदाउट लिविंग एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑफ सॉइल, सॉइल की हेल्थ को टेक केयर करता है। बेनिफिट क्या है क्लास? नेचुरली चीजों को उगाता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, नेचुरल चीजें यूज होती हैं, पेस्टिसाइड फ्री होता है, पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता है, एनवायरनमेंट को क्लास प्रोटेक्ट करता है, क्रॉप करता है, क्रॉप डाइवर्सिटी से भी बहुत इश्यूज, मतलब जो पहले खेती बाड़ी होती थी कन्वेंशनल फार्मिंग, मास प्रोडक्शन ऑफ वन क्रॉप लोकेशन इज फोकस्ड, वाइल ऑर्गेनिक फार्मिंग कहता है कि मल्टीपल क्रॉप उगा सकते हो, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप एक ही जगह पे अलग अलग क्रॉप्स भी उगा सकते हो, आपको अलाउ करता है। इट इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे ना तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना क्लास प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल में, वो इंप्रूव होंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग लोगों की हेल्थ को, सॉइल की हेल्थ को और इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करता है। अब छिड़काव करोगे दवाई का, कोई पंछी आके बैठी तो वो भी मर जाती है या जानवर मर जाते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं होता। यूजिंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ग्राउंड वाटर इज पॉल्यूटेड। तो अगर आप फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज करो, ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग रिप्लेस करता है और क्लास वाटर पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को रोकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये बेनिफिट्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। अब प्रॉब्लम क्या है? अब हमारे कंट्री में इसका प्रॉब्लम क्या है? तो लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अब अवेयरनेस फैलाने के लिए आपके सिलेबस में डाला गया, आपको बताया गया है कि ये भी ऑप्शन है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आउटपुट जो है वो कम आता है, और फूड लाइफ बहुत छोटी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल तरीके से फ्रूट्स और वेजिटेबल को उगाया जाता है, कोई वैक्स वगैरह उसके ऊपर नहीं लगाया जाता, उसको स्टोर करने के लिए क्लास कोई आर्टिफिशियल चीज़, कोई केमिकल नहीं यूज़ किया जाता, जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है थोड़ी सी छोटी होती है, इसीलिए चीज़ें जो थोड़ी सी महंगी भी मार्केट में आपको मिलेंगी। इस टॉपिक से भी एग्जामिनेशन में 100% श्योर हूं एक क्वेश्चन आएगा। तो अभी नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन पे। ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है क्या है? अच्छा देखो, सब लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं तो कुछ अलग काम भी तो किया जाए, उसी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। खेती बाड़ी करो आप, मैं नहीं कह रहा आप बंद कर दो खेती बाड़ी, खेती बाड़ी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं रूरल एरिया में जो किसान कर सकता है, जिसके लिए किसान को क्लास मोटिवेट किया जाता है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू ईदर अ चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न or the farmers opting for other non-farming options like poultry farming, animal husbandry, etc. This practice allow farmers to expand the production while help to generate higher level of income. क्लास चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि क्लास क्रॉप का पैटर्न चेंज करना, अभी ये उगाया फिर कुछ और उगाया फिर कुछ और उगाया। डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन फूड और नॉन फूड क्रॉप, कुछ फूड क्रॉप उगाया खाने पीने की चीजें, कुछ नॉन फूड क्रॉप, कुछ कन्वेंशनल क्रॉप, कुछ क्लास हॉर्टिकल्चर, कुछ हाई वैल्यू कुछ लो वैल्यू क्रॉप। अलग अलग तरीके से क्रॉप को रोटेट करते रहना ताकि कीड़े मकोड़े न लगे। अगर आप एक ही क्रॉप उगाते रहोगे ना तो क्लास मट्टी में कीड़े बन जाएंगे और क्लास वो फसल को बर्बाद कर देंगे, तो क्रॉप को रोटेट करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेनिफिट्स क्या है डाइवर्सिफिकेशन के? मतलब क्रॉप को रोटेट करना, या फिर हॉर्टिकल्चर करना, एनिमल हस्बेंड्री करना, या फिर क्लास हनी बी का क्लास खेती बाड़ी करना, या फिर समझ लो मछली पालन करना, मुर्गी पालन करना, पोल्ट्री जिसको बोलते हैं, डेयरी का काम करना, ये ही है डाइवर्सिफिकेशन। तो फायदा क्या है? खेती बाड़ी के साथ साथ, अनाज उगाने के साथ साथ ये चीज करने का फायदा क्या है? तो सबसे पहला, रिस्क फैक्टर कम हो जाता है कि कल को अगर खेती बाड़ी अच्छी नहीं हुई तो आप बर्बाद नहीं हो गए, आपने कोई और काम कर रखा है, कुछ इनकम आप कमा रहे हो। मल्टीपल क्रॉप आप उगा सकते हो सेम फील्ड ऑफ लैंड पे। इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर ऑलरेडी क्राउडेड है, सब खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो आप कुछ और करोगे तो क्लास एक अच्छा सेफ्टी मिलेगा, एक अच्छे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी लोगों को मिलेगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके क्लास आप सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंप्रूव कर सकते हो, ये भी फायदा है डाइवर्सिफिकेशन से। एक नया टॉपिक है, नया तो नहीं, एनसीईआरटी से टॉपिक उठाया गया क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो है वो एग्जामिनेशन में आ गया था एक बार, तो मैंने इसे कवर कर लिया। इसको तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर तनवा, ठीक है। तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर तनवा was a project initiated in late 1980s in Tamil Nadu to train women in latest agriculture technique and organic farming. महिलाओं को, तमिलनाडु में महिलाओं को ऑर्गेनिक फार्मिंग और नई नई तरीके से एग्रीकल्चर करने के टेक्निक्स को सिखाया जाता है। इट इनकरेज वुमेन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फैमिली इनकम। तो महिलाओं को क्लास ट्रेनिंग दी गई कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, इनकम जनरेट करो। एट फार्म वुमेन्स ग्रुप इन क्लास तिरुचिरापल्ली रन अ क्लास एंथरोमेमल
trained women are successfully making, कुछ pronunciation गलत कर रहा हूं तो माफ करना, selling class वर्मी कंपोस्ट and earning money from the venture, this venture. वर्मी कंपोस्ट मतलब जो बेसिकली अर्थवर्म होते हैं ना, अर्थवर्म जिसको कैंचुआ बोलते हो आप, तो उनका जो क्लास डंग होता है, फिर उनका जो वेस्ट होता है, मतलब मल जो होता है उनका, उसके उसके थ्रू एक्चुअली आप, अगर आपको पता हो ना, आपने गांव में देखा होगा, तो आप मट्टी खोदते हो तो अर्थवर्म मिलते हैं, तो जहां पे अर्थवर्म आपको मिल रहा है ना क्लास, उनके वेस्ट जो होते हैं ना, वो एक तरीके से वो मट्टी को प्योर कर देते हैं, तो मट्टी से जो जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल को वो मिल जाते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। जिसके अंदर अर्थवर्म है ना, वहां पे वो मट्टी उपजाऊ, हम कुछ उगाओगे ना उगेगा, तो उन्हीं के क्लास जो वेस्ट है उसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं और उसको बेचते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। मेनी अदर फार्म वुमेन ग्रुप्स आर क्रिएटिंग सेविंग इन देयर ग्रुप बाय फंक्शनिंग लाइक मिनी बैंक थ्रू माइक्रो क्रेडिट सिस्टम, जो मैंने आपको एसएचजी बताया, self help group. With the accumulated savings, they promote small scale household activity like mushroom cultivation, soap manufacture, doll making, and other income generation activity. There could be similar initiative in your area in neighborhood rural areas. तो तमिलनाडु बेसिकली वुमेन्स का ग्रुप है जो कुछ नया नया काम कर रही हैं ताकि क्लास अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। ओके, तो बस इतना ही जानना है, फुल फॉर्म ध्यान रखना, तनवा का तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, ठीक है, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। अच्छा, नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि खेती बाड़ी तो कर रहे हो, फार्मिंग तो कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन के और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी काम, फिशरी, हॉर्टिकल्चर और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब एक एक करके इन सारे के सारे पॉइंट्स को देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, ब्रीडिंग करना, रियरिंग और केयरिंग फॉर फार्म एनिमल की तादाद को बढ़ाना, उनका पालन करना, जो 70 मिलियन रूरल फार्मर्स को क्लास बेनिफिट देता है, जीवन व्यापन करने के लिए क्लास संसाधन देता है। इंडिया जोन वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड में इंडिया बहुत पशुओं को पालता है। लाइव स्टॉक जो फार्मर्स यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स इन अ फार्म फॉर ट्रांसपोर्टेशन, केयरिंग क्लास एग्रीकल्चर इनपुट, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बैल हो गया, बैल के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, सामान वामान ढोते हैं। एनिमल लाइक काउज आर यूज फॉर फील्ड, हल के थ्रू क्लास जो प्लगिंग करना है, कन्वेंशनल जो हल चलाना होता है ना, हल चलाते, फोटोज में है नहीं तो आपने देखा होगा, दो तरफ से बैल को बांध के हल चला के खेत में जो है खुदाई करते हैं बेसिकली, है ना, खेत को जोतते हैं। पोल्ट्री जो है वो लार्जेस्ट शेयर है टोटल, पशुपालन के अंदर मुर्गी पालन भी आता है, जो मुर्गियां पालते हैं ना पोल्ट्री, वो लार्जेस्ट है, पोल्ट्री का सोर्स सबसे ज्यादा है, मतलब पशुपालन के अंदर सबसे हाईएस्ट जो शेयर है वो किसका है क्लास, पोल्ट्री का, मुर्गी पालन का। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम, लोगों की इनकम स्टेबिलिटी बढ़ाता है, मुर्गी क्लास नॉनवेज में लोग खाते भी हैं। फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली विदाउट डिसरप्टिंग द फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो, खेती बाड़ी करते रहो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप पशुपालन कर रहे हो, कोई ना कोई जानवर अगर आप पाल रहे हो, तो उससे भी क्लासिक एक्स्ट्रा इनकम आपको मिल सकती है। तो गांव के लोगों को प्रमोट किया जाता है इन चीजों को करने के लिए। अगला है डेयरी। तो गांव में देखो क्लास 2, 4, 5, 10, 15, 50, 100 डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेबिलिटी वो जानवर रखते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, है ना, वो रखते हैं, और उनका जो दूध है वो निकाल कर उनको बेचते हैं गांव के लोगों को या शहर में बेचते हैं। इन द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इन्वॉल्व ब्रीडिंग क्लास रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल, यहाँ पे डेयरी एनिमल की बात की जा रही है, उसको बोलते हैं क्लास डेयरिंग। ऑपरेशन फ्लड मैंने बता दिया, व्हाइट रेवोल्यूशन उसको बोलते हैं, जो स्टार्ट किया गया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा 1970 में अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वर्गीस क्रेन। ऑल फार्मर, जितने भी फार्मर्स थे वो क्या करते थे, मिल्क प्रोड्यूस को इकट्ठा करते थे, उसकी ग्रेडिंग होती थी, शहरों में उसको बेचा जाता था और किसानों को अच्छे खासे पैसे मिलते थे, इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव। क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव। तो द फार्मर्स आर अश्योर्ड फॉर अ फेयर प्राइस, अच्छे पैसे मिलते, किसानों की इनकम बढ़ती थी। और आफ्टर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड बाई गुजरात, इंडिया रैंक द फर्स्ट इन द वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन। सोचो, ऑपरेशन फ्लड के बाद इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आ गया, जिसको क्लास आज आप अमूल बोलते हो, ठीक है। फिशरीज, मछली पालन, तो मछली पालन आजकल तो हर कोई कर रहा है रूरल एरिया के अंदर, बट इनकी कम्युनिटी होती है ना, मछुआरे जिनको बोलते हैं। अब इनके दादा परदादा है ना गोताखोर होते हैं, मछली पकड़ने में इनको पता होता है कैसे, पानी में रहते हैं, पानी इनके लिए माता जैसी है, ठीक है, पानी की पूजा करते हैं, क्योंकि क्लास पानी से ही जीवन है, मछली पकड़ेंगे तभी तो इनका जीवन व्यापन चलेगा। तो विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बर्डन ऑन लैंड हैज इंक्रीज, फिशरी हैव बीन एन इम्पोर्टेंट नॉन फार्म एरिया ऑफ केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, इवन उड़ीसा के अंदर भी। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल स्टेट्स जो वैसे समंदर से जुड़े हुए हैं, है ना, तटीय क्षेत्र समंदर से लगे हुए हैं जिनके, तो वो लोग
मछली पालन बहुत करते हैं। प्रिंसिपल स्टेट्स इन इंडिया, तमिलनाडु भी, वेयर फिशरी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरिया। बट जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं, वो बहुत गरीब, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, काफ़ी गरीब रहते हैं वो लोग, कर्जा उनके ऊपर बहुत रहता है और बहुत ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाते, जान का खतरा लेते हैं। जो पानी में जाते हैं समंदर में, हफ्ते हफ्ते भर में आते हैं मछली पकड़ के, पानी का खतरा भी रहता है, जान का खतरा भी रहता है, मतलब कंडीशंस उनकी अच्छी नहीं है फिशरीज की। बट हाँ, ये ऑप्शन भी है। अब सरकार आपको मछली पालने के लिए सब्सिडीज वगैरह देती है, इनके दानों पे खाना जो होता है मछलियों का, उनके लिए सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड करती है, कि प्रमोट करते हैं गांव में कि आप मछली पालन भी करो। तो कुछ ना कुछ नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट सरकार जनरेट करने की कोशिश करती है, ताकि खेती बाड़ी के साथ साथ लोग और काम भी करें। सिमिलरली हॉर्टिकल्चर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इट रेफर्स टू एन आर्ट और साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट। हॉर्टिकल्चर फ्रूट, वेजिटेबल्स और ट्यूबर क्रॉप के लिए, लाइक फ्लावर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, सुगंधित प्लांट जो होते हैं ना, जिनसे क्लास महक आती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप। Over the times, there has been a class substantial increase in area under these crop. These crops play a vital role in providing food and nutrition. Besides providing opportunity for employment, economic condition of many farmer engaged in horticulture has improved. तो आपने देखा होगा अपने बाग में, है ना, बागीचे में या घर के बाहर जो आंगन होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ उगाते हैं। कोई मान लो लहसुन उगा रहा है, कोई हल्दी उगा रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, या फिर कोई क्लास तोरई उगा रहा है, क्यूकम्बर उगा रहा है, तो ये चीज़ें देखना गाँव में होती हैं, है ना। ये सारी की सारी चीजें क्या होते हैं क्लास, हॉर्टिकल्चर इसी कहते हैं। या फ्लावर्स उगा रहे हो आप, है ना, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, अनाज के अलावा बाकी चीजें आप उगा रहे हो, दिस इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। फ्रूट, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप, जैसे बीन्स हो गया, है ना, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो आप ये भी कर सकते हो। प्रेजेंटली इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट वेजिटेबल, ध्यान रखना, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। वी आर इमर्जिंग एज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, मैंगो का लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया है, बनाना, कोकोनट, कैश्यू नट एटसेट्रा। फॉर इनहेंसिंग द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर, मोर इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, मार्केटिंग लिंकेज एटसेट्रा। हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड अ ग्रेट स्कोप फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक अच्छा खासा सोर्स है। ये हनी भी है, ध्यान रखना, ये भी हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है, हनी भी, मतलब शहद के लिए भी क्लास काम है ना, शहद के लिए भी जो है वो क्लास काम करते हैं हनी, ये भी हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। हनी बी भी आता है, फ्रूट वेजिटेबल्स भी हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आता है। वो था व्हाइट रेवोल्यूशन, आपने ग्रीन रेवोल्यूशन था वीट और राइस के लिए, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन मिड ऑफ 1960s। और उसके बाद है व्हाइट रेवोल्यूशन, किसके लिए था, मिल्क प्रोड्यूस के लिए, इसका तो गोल्डन रेवोल्यूशन है। द पीरियड 1991 से 2003 के लिए इज नोन एज द पीरियड ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इंडिया। द गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर और हनी दोनों के लिए क्या है, गोल्डन रेवोल्यूशन। इट इज अ पार्ट ऑफ द इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस ऑफ इंडिया। येलो रेवोल्यूशन है मस्टर्ड सीड्स के लिए, मस्टर्ड सीड्स और तिल जो होता है ना, सीसम सीड्स और मस्टर्ड सीड्स के लिए होता है येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। तो येलो रेवोल्यूशन भी हो गया, गोल्डन रेवोल्यूशन भी हो गया। गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए भी है, और हनी बी के लिए, बी कीपिंग के लिए, बेसिकली बी कीपिंग का काम है। लास्ट है आईटी। इट रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन टू रिट्रीव एंड स्टोर एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन through appropriate information and software tools. Government has been able to predict areas of food insecurity and vulnerability to prevent or reduce the likelihood of an emergency. तो सरकार क्या करती है, डेटा रखती है हर एक गांव का, हर एक क्लास कस्बे का, कि यार वहाँ पे कितनी पैदावार हुई है, किस किस चीज़ की पैदावार हुई है, ताकि प्रिडिक्ट कर सके कि कहाँ पे फसल अच्छी नहीं हो रही, कहाँ पे कल को मतलब वल्नरेबिलिटी आ सकती है, तबाही आ सकती है, अनाज नहीं उग रहा, तो वहाँ पे अनाज सप्लाई कर सके, सारा डेटा ले सके, कल को इमरजेंसी हो सकती है, वॉर सिचुएशन में काम आएगा, कहाँ कितनी कितनी पैदावार हुई है, कहाँ कितना कितना स्टोर किया हुआ अनाज। तो सारा का सारा डेटा कलेक्ट करना, जो इन्फॉर्मेशन हमको आज मिल रही है वो इसी डिपार्टमेंट का काम है। इंटरनेट पर आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, तो वो क्लास ये IT डिपार्टमेंट है जो बेसिकली डेटा कलेक्ट करता है, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे के सारे नॉन फार्म एरिया ऑफ क्लास एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि फार्मिंग के अलावा भी गाँव में लोगों को प्रमोट किया जाता है कि आप ये चीजें करो, फार्मिंग करते रहो, एक्स्ट्रा इनकम भी आप लाते रहो, प्रोडक्शन बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगी। ऑल इंपोर्टेंट डेट्स, डाटा एंड इवेंट, इस चैप्टर के अंदर रूरल डेवलपमेंट के अंदर जितने भी इंपोर्टेंट डेट, डाटा, इवेंट है वो एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है 6 बड़े बैंकों का, सबसे पहले तो क्लास जो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1969 में हुआ, लेकिन उसके बाद 6 और बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है, वो हुआ 1980 में। ध्यान रखना 1980 में 6 और बड़े बैंक का, 6 है यहाँ पे।
ऑपरेशन फ्लड जो बेसिकली व्हाइट रेवोल्यूशन है, और वो कब आया 1970 में। तो व्हाइट रेवोल्यूशन कब आया फॉर मिल्क प्रोड्यूस, कब आया 1970, किस स्टेट के अंदर, गुजरात के अंदर। ओके, इसे मिल्क कोऑपरेटिव भी कहते हैं। स्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड कब हुआ, 12 जुलाई 12 जुलाई 1982। पीरियड ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन हनी बी और हॉर्टिकल्चर के लिए होता है गोल्डन रेवोल्यूशन 1991 से 2003। संसद आदर्श ग्राम योजना SHGY ये कब आया, अक्टूबर 2014 के अंदर। तनवा तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर कब आया, 1980 के अंदर। माइक्रो फाइनेंस वुमेन एम्पावरमेंट कंजप्शन पर्पस के लिए, सेविंग हैबिट को प्रमोट करने के लिए क्या है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। मस्टर्ड सीड्स एंड सीसम सीड्स एडिबल ऑयल येलो रेवोल्यूशन के लिए है। लार्जेस्ट शेयर्स इन एनिमल हस्बेंड्री किसका है क्लास, लाइव स्टॉक में पोल्ट्री का। तो आई होप आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ के याद करके आओगे सारे डेट इवेंट डेटा जो भी इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। बहुत ज़्यादा डेटा है नहीं, मेन डेटा जो क्लास मिलेगा आपको आखिरी चैप्टर में 10th चैप्टर के अंदर, जहाँ से पक्का डेटा से क्वेश्चन आता ही आता है। बट यहाँ पे जितना था मैंने सारा करा दिया। आई होप आप यहाँ तक याद करके अच्छे से समझ के लर्न करके आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। यहाँ तक याद जरूर करके आना, अच्छा लगे लाइक करके कमेंट करना कैसा लगा चैप्टर। बोरिंग है IED, बट कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर तरीके से इमेजेस के थ्रू ग्राफिक के थ्रू आपको अच्छा समझा सकूँ। ठीक है, चलो टेक केयर, इसे याद करके आना।